Okay, I hope it is audible and it is not creating any disturbance. Is it audible properly, guys? Is it audible? Yes, sir. Hmm. Okay. So we will start with profits in lieu of salary today. I will take an Excel sheet. Zoom it. Okay. Format is going to be the same only. Particulars, amount, amount. Okay. You will write income from salary here. The first head. Underline it. Okay. Now starting with illustration 6.15, write it on the top. Illustration number 6.15. Computation of total income. Okay. Mr. Mahendra is employed with Messrs Milan Traders at Opera House, Mumbai since 2010. तो 2010 से ही वो एम्प्लॉय है. ठीक है, मतलब करंट ईयर में भी वो एम्प्लॉय होगा. ये आपको एज्यूम भी करना है. As per the terms of the contract, salary becomes due on the last day of every month. तो उसको लास्ट डे पे मिल जाता है. मतलब यहाँ पे कोई भी लैग नहीं है. जैसे ही मंथ खत्म होगा आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी. Due to the financial crisis faced by the employer, Messrs Milan Traders, the salary of March 2021 to May 2021 was paid on 31st में. तो बोला मार्च की जो सैलरी है वो आपको कब मिली थी? मई में मिली थी. ठीक है, ऐसा बोला. मतलब एक सैलरी जो है आपकी शिफ्ट हो गई, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी एक सैलरी शिफ्ट हो गई, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. ही इज इंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ. तो इवन दो अगर आपको डेटा जो है वो बोल रहा है कि अप्रैल से फरवरी तक ही एम्प्लॉय को सैलरी मिली है, लेकिन तो भी आपको डेटा कभी भी अप्रैल से मार्च तक का ही चाहिए होता है. ठीक है. तो आप बोलेंगे सर 4,000 तो सैलरी मिली नहीं है उसको, बराबर ना? तो 4,000 जो है वो ड्यू बेसिस पे आप उसको टैक्सेबल करेंगे. मतलब सैलरी हमेशा 12 मंथ की ही होनी चाहिए. उसकी नेट सैलरी दी है. ठीक है, नेट सैलरी दी है तो सबसे पहले इसको ग्रॉस करो. नेट सैलरी जब दी हो तो उसको क्या करना पड़ता है? ग्रॉस करना पड़ता है. नेट का मतलब क्या होता है? कुछ तो डिडक्शन हुआ होगा उसमें से. और सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन शुड बी ग्रॉस. तो इट सेज 39,820 उसकी सैलरी है, जो कि नेट है. उसमें से डिडक्ट क्या क्या हुआ है वो आप ऐड कर दो. आफ्टर डिडक्शन पीएफ 3520 एंड पीटी 2200, ये दोनों चीज डिडक्ट हुआ है वो आप ऐड कर दो. तो आपको क्या मिल जाएगा? ऐड करने के बाद आपको मिलेगी ग्रॉस सैलरी. ओके, तो क्या क्या डिडक्ट हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पीएफ, पीएफ एंड पीटी. ठीक है, पीएफ एंड पीटी आपका डिडक्ट हो गया है. सो पीएफ इज 3520 और पीटी जो है वो 2200. जब इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आपको आपकी ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी. ठीक है. सो व्हाट आई डिड, मैंने नेट सैलरी को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए जो जो माइनस हुआ था सब मैंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया. दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी. ठीक है, ग्रॉस सैलरी. ये बोल रहा है ग्रॉस सैलरी है फॉर द पीरियड फॉर 11 मंथ्स. ये सिर्फ 11 मंथ्स की सैलरी है, जबकि आपको कितना चाहिए होता है? 12 मंथ की सैलरी होता है. तो ये जो इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा, दिस इज ग्रॉस सैलरी फॉर
11 मंथ्स, ये 11 मंथ्स की आपकी सैलरी है, जबकि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 12 मंथ की करना पड़ेगा। 1 मंथ सैलरी ऑन ड्यू बेसिस। जो उसकी एक 4,000 की जो सैलरी थी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक महीने की इसकी सैलरी क्या है, 4,000 है। वो आप कौन सी बेसिस पे ऐड कर देंगे, क्योंकि 11 मंथ की सैलरी दी है, 12 मंथ की सैलरी चाहिए, तो आप ऐड करेंगे तो आपको 11 मंथ की ही मिलेगी। ठीक है, तो ये 4,000 भी आप ऐड कर दो, आपको 12 मंथ की सैलरी उसकी मिल जाएगी। सो सबसे पहले ये 11 मंथ की नेट सैलरी दी थी, मैंने उसको ग्रॉस सैलरी कर दिया है, फिर एक मंथ का उसमें मैंने ऐड कर दिया, तो आपको मिल गया उसका ग्रॉस सैलरी। तो उसकी 12 मंथ की सैलरी आपको मिल जाएगी 49,540, दैट इज ग्रॉस सैलरी फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, बोनस मिला है, तो बोनस भी आप लिख लो, बोनस इज 8,000। उसके बाद उसको मिला है अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर शोइंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेव द शॉप फ्रॉम फायर। उसने फायर से बचाया, उसके लिए उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए उसको क्या मिला, एन अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन मिला, ₹4,000 का। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में जाएगा। अगर फॉर्मेट में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में क्या क्या आते हैं। कॉम्पनसेशन आता है, ठीक है, अगर कोई अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन मिला है आपको वन टाइम, तो वो भी क्या होगा, उसके अंदर आता ही है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो उसका अवार्ड था, ये तो उसका गिफ्ट था, तो अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो इट इज सैलरी ओनली। एम्प्लॉयर से आपको कुछ भी मिले, गिफ्ट मिले, सैलरी मिले, परक्यूजिट मिले, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिले, सारी चीजें क्या होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होगी। बस इतना होना चाहिए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप वहां पे मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन भी टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल ओनली। कॉम्पनसेशन जो होता है आपका, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। किस चीज के लिए उसको मिला है, मॉडिफिकेशन इन टर्म्स के लिए मिला है, उसके एम्प्लॉयमेंट में आपने कुछ चेंजेस किया। पहले आपने उसको बोला था कि आपको सिर्फ झाड़ू मारने हैं, आप उसको बोला नहीं पोछा भी मारना है, तो क्या हो गया, कॉम्पनसेशन फॉर मॉडिफिकेशन इन टर्म्स। तो आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट के मतलब एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसके लिए आप उसको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, वो भी उसका इनकम है। किसी को कुछ बोलना है, क्योंकि अनम्यूट किया है किसी ने, अंसारी आमीना। ओके, नाउ ऐड देम। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये बेसिक सैलरी नहीं है, ये टोटल सैलरी, लेकिन ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब इसमें से दो डिडक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसलिए इसको दो डिडक्शन मिलेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड पीटी। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है, 50,000। पीटी आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, पीटी कितना है, यहाँ देखो दिया हुआ है, पीटी इज प्रोफेशन टैक्सेस 2,200। तो तीन डिडक्शन होती है एक्चुअली यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, पीटी है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, देन आपका आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी।
This is your net income from salary. Okay, now the question is over. Let me know if you have any question. ये मैं आपके ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है. Is there any question, any doubt, any concern? Let me know. We have completed question number 6.15. Okay, so no doubt, no question, no concern. ठीक है. I will also not waste my time. So moving on to the next question. Hmm. 6.12 हो चुका है. 6.11, 6.12, 6.19. Now we have completed perquisite. We have completed allowances. We have completed profit in lieu of salary. हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर लिया. डिडक्शन में एक पार्ट बाकी है आपका, एंड दैट इज योर एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो. फॉर दैट हम लोग को एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो. ठीक है. एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो कैलकुलेशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट. आ सकता है आपको इजीली एग्जाम में, एंड दैट इज वन समथिंग जहाँ पे आपको कैलकुलेशन लगता है. बाकी सारी चीजें तो ऐसे हो जाती है, आपको दिया नहीं होता है इतना सारा, बट ठीक है. मिस्टर चंद्रकांत लिमय इज एम्प्लॉयड एज अ लेक्चरर इन मॉडर्न कॉलेज. तो मॉडर्न कॉलेज जो है वो उसका एम्प्लॉयर है. ठीक है. एंड एम्प्लॉय जो है मिस्टर चंद्रकांत है. ही फर्निशेस द फॉलोइंग information for the year ending 31st March 2021. Now we will start calculating. 6.19 है. Computation of income from salary. ठीक है. We have first is gross salary. Gross salary is 30,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 करेंगे. सॉरी, मैंने कॉलम 30,000 इंटू 12 दैट इज 3,60,000 आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी. देन रेंट फ्री बंगलो, उसको फ्री में रहने के लिए घर मिला है, दैट इज परक्यूजिट. रेंट फ्री बंगलो दैट इज 36,000 पर एनम है, तो अब उसको चेंज नहीं करेंगे, 36,000 ही रखेंगे.
इफ इट वुड हैव बीन पर मंथ तो हम लोग उसको इंटू 12 कर लेते हैं। लीव सैलरी भी टैक्सेबल है, लीव की जगह पे सैलरी मिले तो भी टैक्सेबल है। बोनस रिसीव हुआ है, याद रखना बोनस डिक्लेयर होगा तो टैक्सेबल नहीं है, बोनस रिसीव होगा तभी टैक्सेबल है, या बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस 30,000। अरियर्स भी टैक्सेबल होता है, एडवांस भी टैक्सेबल होता है, अरियर्स भी टैक्सेबल होता है, सिर्फ लोन टैक्सेबल नहीं होता, लोन इज नॉट अ सैलरी। ओके, प्रोफेशन टैक्स तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, उसको माइनस करने के लिए यूज करेंगे। एग्जामिनेशन रेम्यूनरेशन कॉलेज से मिला है तो भी वो टैक्सेबल है, जब तक कि वो उसका एम्प्लॉयर है। उसको कोई भी चीज जब उसको इन कैश और इन काइंड मिलती है तो दैट इज टैक्सेबल, एक्सेप्ट इन केस, इन सर्टेन केसेस बाकी सारी चीजें तो टैक्सेबल होती हैं। ही स्पेंट 4,500 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। ये कोई इनकम नहीं है, ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है लिखने के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ये भी अगेन तुम्हारे एक्सपेंसेस का पार्ट है, ये हम लोग सीखेंगे अंडर सेक्शन 80। ठीक है, ये 80D का पार्ट है, तो फिलहाल यहाँ पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है आपको सीखने की। जब ये फुल क्वेश्चन हो जाएगा तो आप इसको आंसर भी कर पाएंगे। फिलहाल हमारे क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं है, इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करने तक के तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ग्रॉस जब टोटल इनकम मालूम कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग ये डिडक्शंस की भी बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि वो हैंडीकैप है, उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, उसने पीएफ का उसका डिडक्शन हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे अंडर सेक्शन 80 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के कंप्लीट हो गया है और कुछ है भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आई विल टोटल इट अप। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, या ग्रॉस टोटल सैलरी भी बोल सकते हो आप इसको। लेस होता है हमेशा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इज फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन। किसी को याद हुआ अब तक स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताया है, 15,000. 50,000। Yes, sir. 50,000, ओके, 50,000 एंड पीटी इज एज पर क्वेश्चन। सो अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे हम लोग। वी विल चेक क्वेश्चन में पीटी कहीं तो दिया था, पीटी इज 200 पर मंथ है तो इंटू 12 कर दो। ठीक है, टोटल कर लो डिडक्शन का। सैलरी में से डिडक्शन को माइनस कर दो। ठीक है, दिस इज नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, दिस इज नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। Okay, let me know if there is any doubt, any question, any concern. Okay, रिजवान ने चैट बॉक्स में डाला है, वेरी गुड। So I have forwarded this also to your group.
ये हो गया है 6.21 बाकी है, ये हम लोग अभी करेंगे। 6.19 हो गया, 6.15 हो गया, 6.11 हो गया। बाकी के भी आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है। दी ओनली थिंग विच इज पेंडिंग इज 6.21। ठीक है। once we will complete it, we will move on to the calculation of gratuity, pension, वो सब की कैलकुलेशन पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी। अब ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे आपको अलाउंसेस भी है, जैसे कि डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है। ठीक है, we have the component of salary, that is basic salary, arrears, advanced. ठीक है, we have profit in lieu of salary, that is contribution to pf, interest, a bonus is a part of salary only, allowances तो मैंने बता दिया, परक्यूजिट दिया है। ठीक है, व्हीकल जो है उसको फ्री में मिला है, मतलब बेनिफिट में मिला है उसको एम्प्लॉयमेंट के। एवरीथिंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, so you need to understand this question. Okay, we will complete as far as possible, we will complete, and we will take the 5 minutes break and then we will continue. ठीक है, मतलब अगर ये लेक्चर ओवर हुआ तो मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं है तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। So I'll take an Excel sheet. थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको। Okay, I will write income from salary, underline it. Okay, now start। बेसिक सैलरी दिया है, बेसिक सैलरी कितना है, 8,000 पर मंथ। तो क्या करेंगे, 8,000 इंटू 12, 8,000 into 12, that is 96,000. Next is DA. DA is already given, that is 75% of basic. तो जो बेसिक ऊपर दिया है उसका 75% निकाल दो बेटा। तो 96,000 का 75%, that is 72,000. ओके, HRA भी दिया है, इट इज 20% ऑफ बेसिक। कुछ एग्जेम्पशन दिया है इसलिए हम लोग उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो HRA इज इक्वल टू 20% ऑफ बेसिक, तो बेसिक का 20%, 19,200। ठीक है, इस पे कुछ एग्जेम्पशन दिया है, कुछ एडजस्टमेंट है इसमें। लेस एग्जेम्पशन, हमेशा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 मिलेंगी आपको। दिया है उसका सब सेक्शन भी दिया हुआ है, अगर चाहिए तो आप उधर से पूरा का पूरा कॉपी करो, बट मैं पूरा नहीं लिखता। 400 इक्वल टू 400, कितना एग्जाम्ट है, 400 पर मंथ एग्जाम्ट है। ठीक है, सो दिस इज वन एडवांटेज कि आपको यहाँ पे एग्जामेशन कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, आपको क्वेश्चन में खुद दिया है कि अमाउंट कितना है और एग्जाम कितना है, तो आप सिर्फ उतना माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है। एच आर इज हाउ मच, एच आर इज 96,000 का 20%, एंड डी इज हाउ मच, 96,000 का 75%। ठीक है, देयर आफ्टर
entertainment allowance, entertainment allowance 2000 per month, $24,000. ठीक है, इसको कुछ है नहीं तो मैंने इनर कॉलम में नहीं लिखना, आउटर कॉलम में लिख लेना है इसको. देन वी हैव arrears of salary, arrears of salary is 5,000. देन वी हैव एडवांस अगेंस्ट सैलरी है तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एडवांस सैलरी टैक्सेबल होता है. एडवांस अगेंस्ट, जब आप एडवांस अगेंस्ट समथिंग लेते हो तो वो लोन होता है. ठीक है, तो आप सैलरी के अगेंस्ट आप एडवांस ले रहे हैं, दैट इज लोन है ना. तो एडवांस सैलरी तो टैक्सेबल होता है, बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी अगर आपको कोई बोलता है तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट एडवांस सैलरी, इट इज लोन. ठीक है, तो आपने सैलरी के अगेंस्ट एडवांस लिया है, दैट मीन्स आपने लोन लिया है. ठीक है, आपने एडवांस सैलरी लिया होता तो टैक्सेबल होता, मतलब सैलरी अगर टाइम से पहले आपको मिलती तो टैक्सेबल होता, लेकिन आपने लोन लिया है एंड लोन इज नॉट इज नॉन टैक्सेबल. लोन का मतलब क्या होता है, आपको वापस देना है लोन, है ना, दैट इज लाइबिलिटी, वो आपका इनकम नहीं हो सकता. ठीक है, तो आपका एडवांस सैलरी मतलब आपको सैलरी टाइम से पहले मिला है तो दैट इज योर बेनिफिट. लेकिन अगर सैलरी के बदले में आपने लोन लिया है तो वो टैक्सेबल नहीं है. ठीक है, तो याद रखना, नीचे लिख देना लोन अगेंस्ट सैलरी इज लो, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज लोन. तो यहीं लिख देता हूं मैं, एडवांस अगेंस्ट सैलरी दैट इज लोन. तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है इसके लिए. ठीक है, ओके नेक्स्ट, एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो इसका मतलब क्या होता है. तो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तो आपके अकाउंट में जा रहा है प्रोविडेंट फंड में. ठीक है, लेटर ऑन आप क्या करेंगे, उसको विड्रॉ करेंगे, है ना, तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा. ऑल्दो आपको कुछ भी मिला नहीं है अभी तक, कि कैश में कुछ नहीं मिला है. ठीक है, अभी तक कोई बेनिफिट आपको मिला भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको मानेंगे प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी. ठीक है, सैलरी तो मिला नहीं है आपको, कुछ भी मिला नहीं है, लेकिन उसका कुछ तो बेनिफिट आपको मिल रहा है. ठीक है, ये हम लोग मान के इसको क्या करते हैं, टैक्सेबल करते हैं. लिखते कैसे इसको, एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पीएफ, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, टैक्सेबल है बेटा. कितना है, 2300 डायरेक्ट दिया है तो आप 2300 ही लिख दो, पर मंथ वगैरह नहीं है वहां पे. उसका इंटरेस्ट आपको मिला है, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट. तो इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट. ठीक है, 780 वो भी टैक्सेबल है. आपको लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट मिला है आरपीएफ में. ठीक है, लिमिट कितनी है वैसे 8.5 है, और यहाँ पर पीएफ की कंट्रीब्यूशन की लिमिट कितनी 12% होती है. ठीक है, दोनों से ज्यादा मिलेगा तो वो टैक्सेबल हो जाता है. बोनस डिक्लेयर्ड है तो बोनस डिक्लेयर्ड टैक्सेबल नहीं होता, बोनस रिसीव्ड होना चाहिए. ठीक है, नॉन टैक्सेबल.
बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉन टैक्सेबल, अमाउंट भी नहीं है देख लो, बट आप कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बोनस डिक्लेयर्ड जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता। अमाउंट स्पेंट तो एक्सपेंसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंसेस यहाँ पे आते भी नहीं है। एक्सपेंसेस माइनस करना सिर्फ ट्रैवलिंग में से अलाउड है, यहाँ पे तो एंटरटेनमेंट में से आप कुछ भी माइनस कर भी नहीं सकते, तो ये तो आप भूल जाओ। एजुकेशन अलाउंस है, कितना दिया है एजुकेशन अलाउंस इज 600 पर मंथ। इसके आगे लेस एग्जेम्पशन दिया है, इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है। कितना एग्जाम्प्ट है? 1200 एग्जाम्प्ट है। 1200 पर मंथ नहीं है बेटा, वो इट इज ओनली 1200। ध्यान से, किसके आगे पर मंथ है किसके आगे नहीं है वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। 6000। नेक्स्ट इज परक्यूजिट वैल्यू ऑफ व्हीकल, तो परक्यूजिट इज ऑल्सो टैक्सेबल। पर्सनल यूज होगा आगे, है ना, पर्सनल यूज है, परक्यूजिट हमेशा पर्सनल यूज के लिए होनी चाहिए। पर्सनल बेनिफिट डिराइव होना चाहिए। पीटी तो हम लोग लास्ट में करेंगे, मेडिकल वगैरह भी हम लोग अभी तक के हम लोगों ने किया नहीं, 80 में आता है। नाउ टोटल कर लो। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 is your standard deduction and PT. Standard deduction will be 50,000 और PT is going to be, कितना दिया PT? PT is here 200 per month, so it is 200 into 12। टोटल कर लो डिडक्शन का और माइनस करके नेट इनकम फाइंड आउट करो। नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, any doubt, any question, any concern? अटेंडेंस का है यहाँ पर, I am sending the attendance link. Okay, attendance link is there in the chat box. Attendance link is there in the chat box. Please give the attendance.